11 मई 1998। राजस्थान का पोखरण, रेगिस्तान, दोपहर का समय। सूरज की तेज गर्मी रेत को तपता हुआ बना रही थी और दूर दूर तक सिर्फ सुनहरी रेत ही दिखाई दे रही थी। ऊपर आसमान बिल्कुल साफ था और बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन इसी शांत दिखने वाले रेगिस्तान के नीचे लगभग 200 से 300 मीटर की गहराई में भारत के वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी एक ऐसा प्रयोग करने वाले थे जो आने वाले दशकों तक दुनिया की राजनीति और शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाला था। एक अंडरग्राउंड कंट्रोल रूम में मॉनिटर्स चमक रहे थे। वैज्ञानिक लगातार इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग्स देख रहे थे और कुछ ही क्षणों में होने वाली घटना का इंतजार कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर गंभीरता थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जिनके पास परमाणु शक्ति है। काउंटडाउन शुरू होता है। 3, 2, 1 और फिर एक बटन दबाया जाता है। कुछ ही सेकंड में जमीन के नीचे एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। पोखरण की रेत हल्की हल्की कांपती है। सिस्मिक सेंसर्स तेजी से सिग्नल्स रिकॉर्ड करने लगते हैं और भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि अब वह भी न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाला देश है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि उस समय दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्पाई सैटेलाइट्स लगातार भारत पर नजर रख रहे थे। अमेरिका, रूस और अन्य देशों के इंटेलिजेंस सिस्टम्स इस तरह के परीक्षणों को डिटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। फिर भी उन्हें इस न्यूक्लियर टेस्ट की भनक तक नहीं लगी। सवाल यह है कि भारत ने इतनी बड़ी तैयारी दुनिया से छुपाई कैसे? इसका जवाब समझने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत कई दशक पहले से करनी होगी। 1945। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की तबाही से गुजर रही थी। लाखों लोग पहले ही इस युद्ध में मारे जा चुके थे और कई देश पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। लेकिन जो घटना अगस्त 1945 में हुई, उसने युद्ध और शक्ति की परिभाषा हमेशा के लिए बदल दी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। यह बम इतना शक्तिशाली था कि कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग और धुएं के विशाल गोले में बदल गया। विस्फोट का तापमान इतना अधिक था कि कई इंसानों के शरीर दीवारों पर सिर्फ छाया के रूप में रह गए। हजारों इमारतें नष्ट हो गईं और लाखों लोग मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन दुनिया अभी इस भयावह घटना को समझ ही रही थी कि 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर एक और परमाणु बम गिराया, जिसका नाम था फैटमैन। इस विस्फोट ने भी वैसा ही विनाश किया। इन दोनों घटनाओं ने दुनिया को यह दिखा दिया कि परमाणु हथियार कितने विनाशकारी हो सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना विनाश देखने के बाद भी दुनिया ने परमाणु हथियारों से दूरी नहीं बनाई। इसके उलट एक नई दौड़ शुरू हो गई, जिसे इतिहास में न्यूक्लियर आर्म्स रेस कहा जाता है। अमेरिका के बाद सोवियत संघ ने भी परमाणु हथियार बना लिए। फिर ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी इस दौड़ में शामिल हो गए। दुनिया की बड़ी शक्तियां समझ चुकी थीं कि परमाणु हथियार सिर्फ युद्ध का साधन नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर और डिटरेंस का प्रतीक बन चुके हैं। इसी समय भारत एक नया आजाद हुआ देश था। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां थीं। देश आर्थिक रूप से कमजोर था, इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित था और करोड़ों लोग गरीबी में जीवन जी रहे थे। लेकिन भारत के नेताओं ने एक बात स्पष्ट रूप से समझ ली थी कि अगर देश को भविष्य में मजबूत बनाना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी में निवेश करना होगा। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस विचार के सबसे बड़े समर्थकों में से थे। उनका मानना था कि विज्ञान और वैज्ञानिक सोच ही किसी राष्ट्र को आधुनिक और शक्तिशाली बना सकती है। इसी सोच के साथ भारत में कई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई। आईआईटी जैसे संस्थानों की फाउंडेशन रखी गई और न्यूक्लियर रिसर्च की शुरुआत भी इसी समय हुई। न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को दी गई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।
उन्हें अक्सर भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट थी। वे चाहते थे कि भारत परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और भविष्य में इसे बिजली उत्पादन और वैज्ञानिक शोध के लिए इस्तेमाल करे। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई और मुंबई में एटॉमिक रिसर्च के लिए एक केंद्र बनाया गया, जिसे बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जाना गया। उस समय भारत का उद्देश्य परमाणु हथियार बनाना नहीं था। भारत का ध्यान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर था, लेकिन दुनिया की जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही थी। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध भारत के लिए एक बड़ा झटका था और इससे देश की सुरक्षा नीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस युद्ध के सिर्फ 2 साल बाद 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। अब भारत के सामने एक न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी था। यह भारत के रणनीतिक विचारों में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब सवाल यह था कि अगर भविष्य में युद्ध होता है तो क्या भारत अपने नागरिकों की रक्षा कर पाएगा? इसी समय भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक और झटका लगा। 1966 में भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे एयर इंडिया की एक उड़ान से यात्रा कर रहे थे जब उनका विमान स्विट्जरलैंड के पास माउंट ब्लैंक पर्वत के क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनकी अचानक मृत्यु ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। वे भारत के परमाणु कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से थे और उनकी मृत्यु से यह कार्यक्रम कुछ समय के लिए प्रभावित भी हुआ। उसी वर्ष एक और दुखद घटना हुई। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान मजबूत नेतृत्व दिया था, ताशकंद समझौते के बाद अचानक निधन हो गया। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे हृदयाघात बताया गया, लेकिन यह घटना आज भी इतिहास में एक रहस्यमय अध्याय के रूप में चर्चा में रहती है। इन सभी घटनाओं के बावजूद भारत का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह रुका नहीं। वैज्ञानिकों ने धीरे धीरे रिसर्च जारी रखी और 1974 में भारत ने दुनिया को चौंका दिया। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण का कोड नेम था स्माइलिंग बुधा। जब यह परीक्षण सफल हुआ तो वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को संदेश भेजा, द बुधा हैज स्माइल्ड। यह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण क्षण था। लेकिन इस परीक्षण के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रतिक्रिया हुई। कनाडा विशेष रूप से नाराज हुआ क्योंकि जिस साइरस रिएक्टर से प्लूटोनियम प्राप्त हुआ था वह कनाडा द्वारा भारत को शांतिपूर्ण रिसर्च के लिए दिया गया था। कनाडा को लगा कि भारत ने उसके भरोसे का गलत इस्तेमाल किया है। इसके बाद कनाडा ने भारत के साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन काफी हद तक समाप्त कर दिया। अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने भी भारत की आलोचना की और तकनीकी प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत के नेताओं ने साफ कहा कि यह कदम देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। इसके बाद लगभग 24 वर्षों तक भारत ने सार्वजनिक रूप से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च और तकनीकी विकास जारी रहा। फिर 1998 में भारत के प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने परमाणु परीक्षणों की एक नई श्रृंखला को मंजूरी दी। इस मिशन में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर A.P. डॉजे, अब्दुल कलाम की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऑपरेशन शक्ति नाम से इस मिशन की योजना बनाई गई। इसे इतनी गोपनीयता के साथ तैयार किया गया कि दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्पाई सैटेलाइट्स भी इसे पहचान नहीं पाए। वैज्ञानिकों ने कई क्लेवर स्ट्रेटजीज अपनाई। कई वैज्ञानिक आर्मी यूनिफॉर्म्स में काम करते थे ताकि दूर से देखने पर वे सामान्य सैनिक गतिविधि का हिस्सा लगें। कई उपकरण रात के समय स्थानांतरित किए गए ताकि सैटेलाइट्स की नजर से बचा जा सके। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए और 2 दिन बाद 13 मई को 2 और परीक्षण किए गए। कुल मिलाकर 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए। इसके साथ ही भारत ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया।
जब यह खबर दुनिया में फैली तो कई देशों में हलचल मच गई। अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। जापान और अन्य देशों ने भी आलोचना की, लेकिन भारत ने अपने फैसले से पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। इसके कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिया और दक्षिण एशिया में एक नया रणनीतिक संतुलन बन गया। आज भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी स्पष्ट है, नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब है कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर उस पर परमाणु हमला किया गया तो वह जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। अगर पूरी कहानी को देखें तो भारत का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ हथियारों की कहानी नहीं है। यह वैज्ञानिक दृष्टि, राजनीतिक साहस और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गए कठिन निर्णयों की कहानी है। और शायद इसी वजह से जब 1998 में पोखरण के रेगिस्तान में वह विस्फोट हुआ था, तो वह सिर्फ जमीन के नीचे नहीं हुआ था। उसने दुनिया को यह संकेत दिया था कि भारत अब एक नई रणनीतिक शक्ति बन चुका है। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और आप ऐसी ही डीप जियोपॉलिटिकल और हिस्टोरिकल स्टोरीज देखना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि न्यूक्लियर वेपन्स आज भी ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए जरूरी हैं, या दुनिया को कंप्लीटली न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए? मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ता हूं और मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग स्टोरी में।